वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम बात करेंगे 12 और 13 सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वह पहला प्रश्न संबंधित है यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल के खिताब से। तो हाल ही में इनमें से किसने यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वो है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। तो नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन में 2023 अपना 24वां, ध्यान दीजिएगा, अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर टेनिस में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सर्बियाई, मतलब ये सर्बिया के जो है वो टेनिस प्लेयर हैं। तो सर्बियाई टेनिस स्टार जोकोविच ने ऑर्थर एस स्टेडियम में पुरुष एकल फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव जो रूस के खिलाड़ी हैं उनको हराया 6-3, 7-6 और 6-3 से, ठीक है। और इस जीत के साथ 36 साल के नोवाक जोकोविच अब इतिहास में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीतने के मामले में मार्गरेट कोर्ट के साथ बराबरी पर आ गए हैं। तो यह ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद वह मार्गरेट कोर्ट के बराबर में आ गए हैं, ठीक है। कौन? नोवाक जोकोविच। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के, ठीक है। तो सर्बियाई टेनिस स्टार जोकोविच ने किसको हराया? फाइनल के मैच में रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 7-6 और 6-3 के स्कोर से हराया। अगला प्रश्न नहीं, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, और भी जो इसके विजेता हैं उनको भी देख लेते हैं यूएस ओपन 2023 में। तो यूएस ओपन 2023 के टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 28 से 10 सितंबर तक, ध्यान दीजिएगा, 28 अगस्त से 10 सितंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। और यह टूर्नामेंट का 143वां संस्करण था, ठीक है। तो 143rd जो है वो संस्करण था, एडिशन था। और इसका आयोजन 28 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक किया गया। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। तो पुरुष एकल खिताब में कौन विजेता रहा और कौन उपविजेता, एक बार फिर देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं वो विजेता रहे हैं, और उपविजेता डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। महिला एकल का जो खिताब गया है वो कोको गॉफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोको गॉफ ने जो है महिला एकल का खिताब जीता है। और किसको हराया? अरीना सेबालेंका को हराकर जो है वो कोको गॉफ जो है महिला एकल की विजेता बनी है। पुरुष डबल या पुरुष युगल की बात की जाए तो विजेता टीम में कौन है? राजीव राम और जो सेलिसबरी। इसके साथ उप विजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। महिला युगल की बात करें तो विजेता में गैब्रिएला ड्राब्रोस्की और एरिन राउटलिफ। उप विजेता में वेरा जिनोरेवा और लॉरा सिजमंड। मिश्रित मिगल युगल में, ठीक है, तो मिश्रित या मिक्स्ड डबल में अगर बात की जाए तो विजेता में हैरी हेलियोरा और अन्ना डाली नीना। और उप विजेता में जेस्का पेगुला और ऑस्टिन क्रॉजिसेक। तो ये जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन थी यूएस ओपन 2023 के बारे में। अगला प्रश्न संबंधित है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से। तो वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर में कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो इसमें 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अपने स्थापना दिवस से पहले सोमवार को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 के लिए देश भर के 12 युवा वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा की है। और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, कोलकाता के इम्यूनोलॉजिस्ट दिप्यमन गांगुली, CSIR माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी संस्थान चंडीगढ़ से माइक्रोबायोलॉजिस्ट अश्वनी कुमार, हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक से जीव विज्ञानी मदिका सुब्बा रेड्डी, और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अकट्टू टी बीजू और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईटी बॉम्बे के देवव्रत मैती पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हर साल 45 साल से, ध्यान दीजिएगा, 45 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। और पुरस्कार के तौर पर 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाता है। तो इस बार 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए
12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में किस टीम ने सर्बिया को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है? तो यह है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। तो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन 25 अगस्त से 10 सितंबर तक संयुक्त रूप से फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में किया गया। कब से कब तक? 25 अगस्त से 10 सितंबर तक। तो कंबाइंड रूप से फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में संयुक्त रूप से इस खेल का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 32 टीमों कुल जो है वो 32 टीमों ने भाग लिया। और बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का यह 19वां सीजन था। ठीक है, 19th नंबर का ये सीजन था वर्ल्ड कप का। अगला प्रश्न, हाल ही में इनमें से किस देश ने किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 जीता है? तो यह जीता है इराक। ये काफी हाईलाइट रही है न्यूज। तो 49वां वार्षिक किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023, जिसे किंग्स कप के नाम से भी जाना जाता है, का खिताब इराक ने जीत लिया है। और 10 सितंबर 2023 को थाईलैंड में खेले गए फाइनल में उसने मेजबान थाईलैंड को हरा। पेनल्टी शूटआउट में इराक ने 5-4 से जीत हासिल की और इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च रैंक वाली टीम इराक की है, जिसका वर्तमान में विश्व में रैंक जो है वो 17th नंबर का है। ठीक, 70वां रैंक है। और इसके बाद भारत जो है विश्व में 99वें स्थान पे है, लेबनान 100वें स्थान पे और थाईलैंड जो है 113वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत ने किस देश को हराकर SAFF अंडर 16 खिताब 2023 जीता है? तो उसने जो है बांग्लादेश को हराया। तो अंडर 16 भारतीय फुटबॉल टीम ने 10 सितंबर 2023 को भूटान में आयोजित SAF U16 चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया है। अब ब्लू कोल्स के लिए भारत लॉरेंस लेविस जंगमिनुलून गोल स्कोरर थे। भारत के जूनियर फुटबॉल टीम को ब्लू कोल्स और सीनियर फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा लद्दाख में। तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन लद्दाख के न्योमा, इस जगह का नाम याद रखें, लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र के निर्माण के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 12 सितंबर 2023 को जम्मू के देवक पुल पर रखा है इन्होंने। और यह प्रयास रणनीतिक महत्व के क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए BRO के समर्पण को दर्शाता है। ठीक है, तो 12 सितंबर 2023 को जम्मू के देवक पुल पर यह इसको जो है वो रखा गया है। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बन जाएगा, जो कि भारत के लद्दाख के न्योमा में बनाया जा रहा है। तीरंदाजी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में किस भारतीय तीरंदाज को हराकर डेनमार्क के मैथियासा फुलर्टन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये हैं प्रथमेश जावरकर। ठीक है, तो प्रथमेश जावरकर जो है ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो दुनिया के 14वें नंबर के खिलाड़ी भारत के तीरंदाज प्रथमेश जावरकर तीरंदाजी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में 10वीं रैंकिंग वाले डेनमार्क के मैथियास फुलर्टन से मामूली अंतर से हारकर स्वर्ण पदक से चूक गए। ठीक है, तो और उन्हें रजत पदक से ही संतुष्ट होना पड़ा। तो इस यहाँ पे जो है तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल मुकाबले में किस भारतीय तीरंदाज को हराकर डेनमार्क के मैथियस फुलर्टन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो किसको हराया इन्होंने? प्रथमेश जावरकर को। इस वजह से इनको जो है वो सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 के विजेता किशोर जेना भारत के किस राज्य से हैं? तो यह है उड़ीसा से। तो उड़ीसा के भाला फेंक एथलीट किशोर जेना ने 82.53 मीटर के थ्रो के साथ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और किशोर जेना पिछले महीने बुडापेस्ट विश्व चैंपियनशिप में
पदक से चूक गए थे और 84.77 मीटर के अपने व्यक्तिगत सबसे थ्रो के साथ 5वें स्थान पर रहे थे। बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीतने वाले थे किरण जार्ज। भारत की किरण जाट 10 सितंबर 2023 को जापान के कू ताकासाही को लगातार 2 सेटों में हराकर इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 पुरुष एकल खिताब जीता। किरण बेंगलुरु में प्रकाश पादुकोण अकादमी में ट्रेनिंग करती हैं और इस साल की शुरुआत में किरण ने थाईलैंड ओपन में चीनी स्टार सी यूकी और वेंग होंगयांग को हराया था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ वायु सर्वे में कौन सा शहर पहले स्थान पर था? तो यह शहर है इंदौर। सरकार के स्वच्छ वायु सर्वे में इंदौर को शीर्ष, जबकि आगरा और ठाणे को, उत्तर प्रदेश का आगरा और महाराष्ट्र के ठाणे को जो है दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त है। तो आगरा शहर उत्तर प्रदेश का दूसरे स्थान पे और महाराष्ट्र का जो ठाणे शहर है वो तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 20 से 30% की कमी लाना है। कार्यक्रम में 131 शहर शामिल हैं जो लगातार 2011 और 2015 के बीच निर्धारित वायु गुणवत्ता मानक के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं। इनमें से किस इसरो वैज्ञानिक को गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं एस सोमनाथ। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित करेगा। तो यह जो है वो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है एस सोमनाथ को दिया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमनाथ को पुरस्कार देने के फैसले की सराहना की और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक 2015 में गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को। तो भारतीय सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्र को पुणे में प्रतिष्ठित डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें यह पुरस्कार पुणे में रेटिना कॉन्क्लेव में प्रदान किया गया। किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने ग्राहकों के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड SBI नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है और इसका इस्तेमाल बस, पार्किंग, मेट्रो आदि जगह पर डिजिटल टिकट के भुगतान के लिए किया जा सकेगा। UPI सक्षम ATM लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है? तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सक्षम ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है और इससे पहले हिताची पेमेंट ने सर्विसेज ने अपने ब्रांड नाम हिताची मनी स्पॉट ATM के तहत भारत का पहला UPI सक्षम ATM लॉन्च किया था। हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो इसका आयोजन जो है इस्तांबुल में किया गया, ऑप्शन ए इस्तांबुल। तो भारतीय तटरक्षक बल ने 5 से 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल, तुर्की में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक श्री राकेश पाल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय ICG प्रतिनिधिमंडल ने तटरक्षक एजेंसियों के 23 सदस्यों और RECAP और UNODC के रूप में 2 सहयोगी सदस्यों वाले स्वतंत्र मंच के वार्षिक कार्यक्रम में भाग लिया। किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग मुआवजा पीड़ित योजना 2023 को मंजूरी दी है। तो यह राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के द्वारा यह योजना को लॉन्च किया गया। तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू करने का फैसला किया है और यह योजना मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास, मतलब कि उनके रिहेबिलिट और
राहत प्रदान करेगी। अब मध्य प्रदेश सरकार मॉब लिंचिंग पीड़ितों के परिवार को 10 लाख, ध्यान दीजिएगा, 10 लाख की धनराशि, 10 लाख की धनराशि देने की बात की गई है। और यह योजना धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हिंसा के किसी भी कृत्य को शामिल करती है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट मैट्राइट्स डे की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है वह 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस दिन वन रक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। 2023 की जो थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, क्या है? 2023 की जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की थीम लिखी गई है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, क्या? फॉरेस्ट एंड हेल्थ, यह इसकी थीम है, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।